हमने ये आवाज उठाई तो सरकार को लगा कि अगर सीबीआई जांच होती है तो सरकार के आधे से अधिक नेता, आधे से अधिक अधिकारी जेलों के भीतर होंगे। सरकार ने दबाने की क्या कोशिश की, जैसा मैंने टैग लाइन भी डाला है, हमने कहा है क्या सत्ता के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को सरकार प्रताड़ित करेगी? जी हाँ, मैं तथ्यों के साथ आपके सामने आ रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि जब हमने ये शुरुआत करी, जब उत्तराखंड सरकार ने सारी हदें पार कर दी थी, जब उत्तराखंड सरकार ने 9 फरवरी 2023 को युवाओं पर लाठियां भांजी, जेल भेजे, उन पर 307 जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे लगाए, उसके बाद सबसे पहला जो एक्शन उनके द्वारा लिया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया, वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया गया, उसको होल्ड कर दिया जाए, उसको सीज कर दिया गया। नंबर 1, जब यहां से बात नहीं बनी, जब यहां पर कुछ नहीं मिला, आप जैसे लोगों ने जब उसमें 11 रुपए 21 रुपए जब डाले थे, जब उन्होंने वो देखा होगा तो उन्होंने अपने माथे पे हाथ लगाया और कहा कि हमने जिस अकाउंट को सीज किया था उसमें तो 11 रुपए डोनेशन हो रखा है, 21 रुपए डोनेशन हो रखा है, तो उनको मजबूरी में वो अकाउंट खोलना पड़ा। उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कुछ नहीं हुआ, जब कुछ कहीं पे कुछ नहीं मिला, तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने खुद मेरे अकाउंट को सीज कर दिया। उस अकाउंट को सीज कर दिया जो मैंने देहरादून में डीएवी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, डीएवी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, उस दौरान मेरे द्वारा एक अकाउंट, इनकी हदें, इन लोगों ने पूरी हदें पार कर ली। ये जब बंद हुआ तो मैं बैंक गया, मैंने कारण जाना तो उन्होंने कहा कि आपके इसमें कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे कि सरकार को या बैंक को अकाउंट होल्ड करना पड़ा। ये वो पासबुक है और ये वो लेटर है, जो लेटर ये यहाँ पर रिसीविंग है बैंक की, वो ये लेटर है जो लेटर में बैंक को दिया अकाउंट को खोलने के लिए, जिसमें मेरे द्वारा लिखा गया कि सेवा में शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून उत्तराखंड, विषय खाते से होल्ड हटाने के संबंध में बैंक द्वारा होल्ड किया गया है। मेरे द्वारा इस खाते से कभी भी कोई ऐसी गतिविधि नहीं की गई जिससे कि किसी नियम कानून की अवमानना हुई हो, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेरे खाते से होल्ड हटाकर इसे चालू करने की कृपा करें। ये लेटर मैंने 26 अक्टूबर 2023 को शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डीएवी कॉलेज में दिया, जिसके बाद कुछ समय बाद मेरे इस खाते से होल्ड हटाया गया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस खाते में 2 साल से 1000 रुपए पड़ा हो मिनिमम बैलेंस, उस खाते को होल्ड किया गया, उस खाते को सरकार द्वारा रोका गया। उसके बाद मैंने ये खाता फिर से चालू करवाया है। तो इस प्रकार की प्रताड़नाएं अगर झेलनी पड़ रही है, ठीक है, सरकार को अगर ये लगता है कि भाई हमारे खिलाफ आवाज उठ रही है तो किस प्रकार से इस आवाज को दबाया जाए और किस प्रकार से डराया जाए, धमकाया जाए, किस प्रकार से परेशान किया जाए, तो ठीक है, तुम परेशान कर लो, आज तुम्हारा समय है। आज मैं ये लेटर आपको दिखाऊंगा। ये लेटर भी, ये लेटर है, इस पे नीचे मोहर लगी हुई है और ये कौन सा लेटर है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक ऐसा लेटर है जिसमें बॉबी पंवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच हो रही है। मैं स्वागत करता हूं जिस प्रकार से आपने ये लेटर जारी किया है और इस लेटर में बॉबी पंवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच के लिए आपने लेटर इशू किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें लिखा गया कि सेवा में श्रीमान जिस विभाग को भेजा है, इन्होंने राजस्व विभाग को भेजा है, इन्होंने आरटीओ को, परिवहन विभाग को भेजा है, इन्होंने बैंकों में भेजा है, इन्होंने कई जगह भेजा है। जहां जहां इनको लगता था इन्होंने चल अचल संपत्ति के लेटर उतनी जगह पर बॉबी पंवार के खिलाफ डाले हैं, जिसमें लिखा गया कि महोदय सादर अवगत कराना है कि बॉबी पंवार पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम दत्रोटा, पोस्ट ऑफिस लाखा मंडल, जनपद देहरादून के विरुद्ध चल अचल संपत्ति के बारे में हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी अवैध रूप से बड़ी संपत्ति का विवरण मांगा गया है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर उन्हें ये पता है कि बॉबी पंवार की चल अचल संपत्ति अवैध रूप से बड़ी है तो आपने ये लेटर तभी इशू किए होंगे। और चल अचल संपत्ति अगर बड़ी है
तो ये लेटर आपने जारी करें और ये लेटर तमाम विभागों को आपने दिए हैं। मैं इस जांच का स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जितनी जांचें चलानी है मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे भी इन्फॉर्म करिए, मुझे भी कहिए, मैं भी उसमें सहयोग करूंगा। पर यह कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं कुछ चीजें और तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। मैं अपने प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि क्या सत्ता के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना इतना वो हो गया है कि सत्ता जैसी चाहे जो मर्जी वो करते रहे, जिसे चाहे परेशान करती रहे, जो हद चाहे पार कर लें। क्या सत्ता के लिए इतने राइट्स? ठीक है, हम तो स्वागत करते। और मैं ये इस चल अचल संपत्ति की जांच जो चल रखी है बॉबी पवार के खिलाफ, कई विभागों को आपने लेटर लिख दिए हैं, राजस्व विभाग से लेकर सभी, औरों का तो नहीं, पर ये जो मैंने आंकड़े बनाए हैं और ये आंकड़े इस डाटाबेस पर तैयार किए गए हैं, ये वो डाटाबेस हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एडीआर के आंकड़े हैं और एडीआर के आंकड़े तथ्यात्मक है। और उस एडीआर में जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उस चुनाव में वो अपनी एसएसटी डालता है, उसमें वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा डालता है और देनदारी का ब्यौरा डालता है। मैं ये कहना चाहता हूं, बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच चल रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं पूरा सहयोग करूंगा प्रशासन को, उत्तराखंड सरकार को, कि अगर हमसे भी जो होगा हम भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि चल अचल संपत्ति हमारी क्या है और हम भी आपका सहयोग करेंगे। पर उत्तराखंड शासन को, उत्तराखंड प्रशासन को हमारा भी सहयोग करना पड़ेगा। ये कानून एक तरफा नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा से 2012 में चुनाव लड़ते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। उस समय वो अपनी जो संपत्ति है, संपत्ति का जो ब्यौरा देते हैं वो ये है, 2012 की संपत्ति का ब्यौरा ये है, जिसमें वो अपनी संपत्ति के ब्यौरा देते हैं और उसमें लिखते हैं कि उनकी संपत्ति 45,95,533 रुपए हैं। ये पुष्कर सिंह धामी जी अपने आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग में ये अपने नॉमिनेशन फॉर्म में भरते हैं कि 45,95,533 रुपए उनकी संपत्ति 2012 के एमएलए इलेक्शन में थी। और उनकी जो देनदारी थी उस समय वो 6,60,668 रुपए थी। ये 2012 के आंकड़े हैं। अब 2012 के बाद वो 5 साल विधायक रहते हैं, फिर 2017 में खटीमा से फिर चुनाव लड़ते हैं और 17 में खटीमा में जब चुनाव लड़ते हैं, जब वो दोबारा नॉमिनेशन करते हैं, उस नॉमिनेशन फॉर्म में वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2017 का आंकड़ा है। इसमें वो कहते हैं कि उनकी संपत्ति, वर्तमान संपत्ति 2017 में 49,15,197 रुपए हैं। और वो कहते हैं कि उनकी देनदारी जो है 2,07,920 रुपए है। ये 2017 में धामी जी कहते हैं। अब जो देनदारी 6 लाख की थी वो 2 लाख पर आ गई, मतलब उन्होंने देनदारी की है। और 5 साल में केवल और केवल मुश्किल से 4-5 लाख उनकी संपत्ति बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है, जो होना चाहिए। पर अब आप खेल देखिए, खेल कहां होता है। इन 5 सालों में केवल वो विधायक थे, इन 5 सालों में केवल वो विपक्ष के विधायक थे, क्योंकि उस समय सत्ताधारी दल कांग्रेस थी। पर जब 17 के बाद जब ये सत्ता में आते हैं और विधायक का चुनाव जीतकर आते हैं, तब ये 49 लाख रुपए अपनी संपत्ति डालते हैं। 49 लाख रुपए जब संपत्ति डालते हैं, इसी दौरान उनका जब भाग्य उदय होता है, भाग्य चमकता है, तो वो 2022 का जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, उससे पहले वो 2-3 महीने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं। अब जो 2012 से 17 में 4-5 लाख की वृद्धि उनके संपत्ति में हुई, वही वृद्धि उन 2-3 महीनों में 17 से 22 के कार्यकाल में नहीं बढ़ती है। पर जब 2-3 महीने वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनकी उसमें कितनी वृद्धि होती है, ये मैं आपको फिर आंकड़ों के साथ ये बताता हूं। ये वो आंकड़े हैं जो 2022 के नॉमिनेशन फॉर्म में भरे जाते हैं। ये आंकड़े ये हो जाते हैं कि जहां 5 साल में 5-6 लाख, 4-5 लाख रुपए संपत्ति बढ़ी थी, तो खटीमा 2022 चुनाव में वो संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और कहते हैं कि उनकी संपत्ति
3,34,50,708 रुपए। ये 2-3 महीनों का खेल है। जब वो 2017 से 22 के अपने कार्य जो एमएलए थे, तो 2-3 महीने जब मुख्यमंत्री रहे तो कितने उछाल संपत्ति ने मारा है। ये सोचनीय विषय है। ये सोचनीय विषय है कि जो संपत्ति 2017 में 49,15,197 रुपए उन्होंने डाली थी, वो बढ़कर 5 साल में सीधे एक्स्ट्रा जो 2,37,75,847 रुपए एकदम से बढ़ जाती है। और अंतिम के, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये अंतिम के जो 2-3 महीने जब मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान ये संपत्ति बढ़ी होगी, क्योंकि 5 साल में 4 लाख 5 लाख बढ़ी थी और अब करोड़ों में संपत्ति बढ़ रही है महीनों के अंदर। इतना ही नहीं, मैं और भी कहना चाहता हूं कि जब वो चुनाव हार जाते हैं, जब जनता उन्हें नकार देती है, तो रिमोट कंट्रोल से जो प्रदेश को चलाना था, मोदी जी और हमारे अमित शाह जी को तो लगता था कि धामी को बनाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ लाभ हो रहा होगा। तो जब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर से वो उपचुनाव चंपावत से लड़ते हैं, तो उनकी संपत्ति का ब्यौरा कुछ इस तरीके से होता है। ये आंकड़े बता रहा हूं साथ साथ। उनके संपत्ति का ब्यौरा ये हो जाता है कि चंपावत बाई इलेक्शन में जब वो नॉमिनेशन करते हैं, मात्र 2 या 2.5 महीने बाद उनकी संपत्ति खटीमा से जब लड़े 22 में, तो 3,34,50,708 रुपए थी। परंतु 2-2.5 महीने बाद फिर से संपत्ति में उछाल देखिए कि सीधे 4,64,78,080 रुपए उनकी संपत्ति हो जाती है केवल 2 महीने में। अब मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि एक तरफ ये आंकड़े हैं, दूसरी तरफ बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच जो चल रही है, वो दोनों है। बॉबी पवार ने उस चल अचल संपत्ति की जांच का स्वागत किया है। बॉबी पवार पूरा सहयोग करेगा, शासन प्रशासन को उस चल अचल संपत्ति में सहयोग करेगा, उसका रिकॉर्ड देने में सहयोग करेगा। परंतु मैं एक ये रिक्वेस्ट उत्तराखंड प्रशासन से ये करना चाहूंगा, यहाँ के जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जब बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच के आदेश हो सकते हैं, जब उसके बॉबी पवार के खिलाफ जांच चल अचल संपत्ति की जांच हो सकती है, तो मैंने तो पूरा रिकॉर्ड दिया है और लेटर बनाकर भी दूंगा कि कब कब धामी जी की 2-2 महीनों में कैसे करोड़ों की संपत्ति बढ़ गई थी। जिस व्यक्ति की 5 साल में 4 से 5 लाख की संपत्ति बढ़ती थी, ऐसा क्या हुआ कि 1-1, 2-2 महीनों में करोड़ों की संपत्ति बढ़ रही है। ये मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ भी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मेरे खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच चल रही है और मैं उसका स्वागत करता हूं कि आप करिए जांच। और लगाया था, जिस खाते पर होल्ड लगाया उस खाते में लगभग 2 साल से 1,000 रुपए पड़े हुए हैं। वो इसलिए पड़े हुए हैं कि मिनिमम बैलेंस रखने के चक्कर में मैंने 1,000 रुपए उसमें रखा हुआ है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस अकाउंट में जो भी पैसा था, आज पता नहीं 704 रुपए उसमें कटे हैं। किस चीज के कटे हैं मुझे नहीं पता, परंतु ये कहना चाहता हूं कि इस अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख के पीएम केयर फंड में जमा करवाऊंगा, इस अकाउंट का जितना भी पैसा है, और उनके लिए लेटर लिखकर ये कहूंगा कि हमारे खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने चल अचल संपत्ति की जांच शुरू की है, इसलिए मैं ये पूरा पैसा जो इस अकाउंट में है पीएम केयर फंड में जमा करूंगा। और दूसरी बात कि जो हम आंकड़े दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री धामी के हो या उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री और जिनका डाटा और हमने निकाला है, या यहाँ के विधायक या अधिकारी जिनका डाटा हमने तैयार किया है, उनके खिलाफ भी चल अचल संपत्ति की जांच के आदेश होने चाहिए। ये पूरी रिक्वेस्ट लेके हम प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें हम भी सहयोग करेंगे। तो मैं प्रदेश की जनता के सामने ये सवाल रखना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर हमें और हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। ये आज जनता को सोचना पड़ेगा, ये जनता को सहयोग करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हमारे इन बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमारे खिलाफ इस प्रकार की चीजें की जा रही है, इसमें जनता को सहयोग करना पड़ेगा, जनता को सामने आना पड़ेगा। ये मैं सारी चीजें पब्लिक कर दूंगा कि किस प्रकार से हमारे खिलाफ जांचें चल अचल संपत्ति की जांचें चलाई जा रही है, हमारे अकाउंट को होल्ड किया जा रहा है, अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं पब्लिश कर दूंगा।
पर अब जनता के सामने ये चुनौती है कि क्या जनता सहयोग करेगी, क्योंकि हम लंबे समय से सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं और बोलेंगे। जहां पर सत्ता गलत करेगी हम बोलेंगे और छाती ठोक के बोलेंगे, छाती चौड़ी करके बोलेंगे। और इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए तो हमें लगता है कि कुछ दिनों में बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और लेंगे। अगर घी सीधे अंगुली से नहीं निकल रहा है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ी तो करेंगे, परंतु जनता जनार्दन का, देवभूमि की देवतुल्य जनता का सहयोग रहेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके ही जाएंगे। ये आप लोगों से निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के षड्यंत्र, ये सरकार, ये कुशासन जो उत्तराखंड में चल रहा है ये सबके खिलाफ होगा। जो सत्ता के खिलाफ बोलते हैं या जो सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं या जो अच्छे के लिए आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाएंगे अगर हम चुप रहे, परंतु हम चुप रहने वालों में से नहीं है। ये आज फिर से कह दे रहा हूं धामी सरकार को कि जितनी जांचें करवानी है करवाइए, और जिस अकाउंट को आपने होल्ड किया था, जिस अकाउंट के माध्यम से हमारे खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच चलवाई थी, उस अकाउंट का सारा पैसा माननीय प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड है उसमें जमा करवा रहा हूं, एक लेटर के माध्यम से, एक चेक के माध्यम से वहां पहुंचा दिया जाएगा। अब आपको जो जांचें करनी है आप करिए, साथ में वो डाटा भी दिया जाएगा जिस हिसाब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की संपत्ति बढ़ी है, उनके खिलाफ के, उनकी जांच के लिए, चल अचल संपत्ति की जांच के लिए भी लेटर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। हमारा भी वही उद्देश्य और उसी उद्देश्य को लेकर हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी ठंड में एकता विहार धरना स्थल पर बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हुए थे उन भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आज इसलिए, आज आप विश्वास करें ना करें, जो आयोगों में जो खेल चल रहा था वो आयोगों में खेल फिर से शुरू हो चुका है। आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें, आप लोक सेवा आयोग की बात करें या अन्य जो आयोग जो और भी है, उनमें ये खेल शुरू हो चुका है। यहाँ जांच अधिकारी बनाए जाते हैं, वो जांच अधिकारी उन जांचों में क्लीन चिट दे देते हैं। जब तक उन जांच अधिकारियों को जेलों के पीछे नहीं भेजा गया तब तक कोई भी जांच उत्तराखंड में साफ सुथरी नहीं होने वाली है। और ये संकल्प लेते हैं, ये मैं बताता हूं कि जल्दी एक ऐसा जांच अधिकारी जिसने एक भर्ती में क्लीन चिट दी है उसे सुद्धोवाला जेल के अंदर जाना पड़ेगा, और भेजेंगे, तथ्यों के साथ भेजेंगे। जब तक इन जांच अधिकारियों को सबक नहीं सिखाया गया, जब तक ये जो क्लीन चिट देते हैं बिना उसके तथ्यों को दरकिनार करके, इनको जब तक जेल नहीं भेजा गया तब तक दूसरी जो जांचें भविष्य में होंगी वो जांचें साफ नहीं हो सकती है। इसलिए मैं लाइव आने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, परंतु मजबूरी में लाइव आना पड़ा कि किस प्रकार से ये सरकार आम जनता को या उनके खिलाफ, जो गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाती है। ये अपने जनता के सामने बात रखने की एक बात थी, इसलिए लाइव आना पड़ा। तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी से कि आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अब इस सिस्टम को सुधार ना दे। सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम के भीतर घुसना पड़े, घुसेंगे, पर इस सिस्टम को अब सुधार कर रखेंगे। ये सारे तथ्यों के साथ आपके सामने बात की है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।